Hello everyone, myself मानवी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स। आई नो इस बार वीडियो मैंने अपलोड करने में काफ़ी देर की है, बट आई प्रॉमिस आपसे मैं थोड़ा टाइमली रहूँगी, ठीक है। और हम लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे और बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, रिफ्लेक्शन को। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन को, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अभी हम लोग इस वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो लाइट का बेंड करना, जब वो पास कर जाती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बदल जाती है। अब हो यहाँ पे क्या रहा है कि पहले मान लो अगर ये यहाँ पे मिरर है तो लाइट जैसे स्ट्राइक की यहाँ पे तो वो बाउंस बैक हो गई, ठीक है। तो पहले लाइट बाउंस बैक कर जा रही थी, ठीक। लेकिन अगर मीडियम मेरे पास कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट एक्चुअली उस मीडियम में एंटर कर जाती है, वो बाउंस बैक नहीं करती, वो उसमें एंटर कर जाती है। और जब वो ऐसा कर रही होती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है। स्पीड में बदलाव इसलिए आता है क्योंकि अलग अलग मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की वो अलग अलग होती है। तो अचानक से जब स्पीड क्या होता है, चेंज होता है, तो लाइट जो है वो अपने पाथ से बेंड कर जाती है। फॉर एग्जांपल यदि वो स्ट्रेट आ रही है तो हल्का सा वो इस तरफ चली जाएगी। वैसे नहीं होता यार कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं थोड़ा शो ऑफ करने के लिए, ब्रेक मारा हम लोग ने, एकदम स्पीड में आके अचानक से ब्रेक मारा, हमारी स्पीड बदली और पीछे वाला टायर ऐसे घसराते हुए इस तरफ होता है ना, कि हमारा जो वो होता है बेंडिंग दिखाई देता है एक। तो वही लाइट भी यहाँ पे कोई शो ऑफ ही कर रही है, ठीक। चलो देखते हैं कि कैसे शो ऑफ कर रही है। तो उससे पहले ये समझने के लिए हम लोग दो जो मीडियम की बात बार बार करेंगे उसको समझ लेते हैं। रेयर मीडियम क्या होता है, जब लाइट क्या हो, जिस भी मीडियम में फास्ट होती है, जिस भी मीडियम में, वॉट एवर बी द मीडियम, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रही हूँ मैं, तो जो भी मीडियम में फास्ट होगी वो रेयर हो जाएगा दूसरे के कंपेरेटिव में, और जो जिसमें स्लो होगी उसके कंपैरिजन में वो डेंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपेरेटिव वर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि रेयर ही होता है, कोई ऐसा नहीं है कि डेंसर ही होता है। कंपेरेटिव है, जिसमें फास्ट है वो रेयर है और जिसमें थोड़ा सा स्लो है वो डेंसर, बस ऐसा, ठीक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। जब भी रेयरर टू डेंसर जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है, एग्जांपल मैंने लिया है जैसे एयर में तेज़ चलती है, वाटर में उससे स्लो चल रही है। तो रेयरर में थी मतलब तेज़ चल रही थी, किस में आ गए, डेंसर में, मतलब अब थोड़ा सा धीरे हो गया स्पीड। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या स्लो डाउन हो रही है ना, धीरे हुआ उसका स्पीड। तो जब धीरे हुआ उसका स्पीड तो हमेशा किसकी तरफ मुड़ेगी, जब वो बेंडिंग आती है तो बेंडिंग किस तरफ होती है, नॉर्मल की तरफ होती है। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक मीडियम के बीच की बाउंड्री है। यहाँ पे मान लेते हैं मेरा रेयरर है और यहाँ पे मेरा डेंसर मीडियम है। तो लाइट आ रही थी ऐसे, तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था कि वो ऐसे सीधे निकल जाए, लेकिन हो क्या रहा है, क्या वो सीधे जाएगी? नहीं, उसको थोड़ा शो ऑफ करना है ना, तो यहाँ पे वो बेंडिंग दिखाएगी। अब बेंडिंग कैसे दिखाएगी, अब देखो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, इसी को नॉर्मल कहते हैं, तो ये इसकी तरफ मुड़ जाएगी। तो उसकी ओरिजिनल पाथ तो ये थी आने वाली, लेकिन वो इसकी तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि ऐसे चली जाएगी। तो क्या होगा, रेयरर टू डेंसर जाएगी तो ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, नॉर्मल मतलब इस लाइन की तरफ आ जाएगी, ठीक। तो ये हो गया इसकी कहानी। दूसरा क्या है कि अगर उल्टा चले, मतलब डेंसर टू रेयरर चला जाए, अगर डेंसर टू रेयरर चले जाए तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे मतलब दूर हो जाती है। फॉर एग्जांपल लाइट का पाथ क्या था ओरिजिनल, ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल जो यहाँ पर है इससे दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी यानी कि इस तरफ चली जाएगी, तो ये इस तरफ मुड़ गई, ठीक है। तो ऐसे याद करने के लिए तुम ऐसे कर दोगे कि जब भी डेंसर टू रेयरर, अगर डी जब पहले आएगा तो दूर हो जाएगी, किससे, नॉर्मल से, ठीक है। ऐसे तुम लोग उसको याद कर सकते हो। आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग अगर याद रखने के लिए देख ले, रिफ्रैक्शन हमारे रियल लाइफ में कहाँ का होता है। तो देखो जैसे पेंसिल को अभी एक ग्लास में डाल के देखो, ऐसा लगता है आधी टूट गई है, लेकिन टूटती नहीं है, वो सिर्फ धोखा है, आँखों का धोखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेमन इन लेमन अपीयर, जैसे हम लोग ने नींबू ऐसा करके रखो, ऐसे बड़ा सा दिखता है वो हम लोग को। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि लेटर जो है वो ग्लास स्लैब के अंदर थोड़े रेज्ड दिखाई देते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आता है हम लोग का कि रिफ्रैक्शन किसके थ्रू, ग्लास स्लैब। देखो मैंने ग्लास स्लैब का यहाँ पे एक रियल इमेज डाल दिया है, तुम लोग अपने अभी जाओगे लैब में तो तुम लोग भी इसको देखोगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये पर्टिकुलरली पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो इसके अंदर रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। तो होता क्या है, ऑब्जर्वेशन में सीधे सीधे बताते हो तुम लोगों को कि लाइट बेंड करती है इसमें 2 बार। क्यों 2 बार कर रही है, क्योंकि बाहर एयर था, तो एयर क्या हुआ, रेयर मीडियम है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है,
तो जब ये एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयरर से डेंसर जा रही है, तो एक बार बेंड होगा, इस बाउंड्री पे एक बार रिफ्रैक्शन होगा। फिर अब जब इसके अंदर से ट्रेवल करते हुए बाहर की तरफ निकलेगी तो फिर इस बाउंड्री के पास भी तो रिफ्रैक्शन करेगी, क्योंकि अब क्या वो डेंसर टू रेयरर चली जाएगी, क्योंकि अब इस केस में ये डेंस है और हवा जो होगी वो रेयरर में आ जाएगी। तो इस तरीके से वो यहाँ फिर बेंड करेगी। तो 2 बार इसका रिफ्रैक्शन होता है। थोड़ा और डिटेल में अगर मैं देखूँ तो जहाँ पे लाइट हमेशा ऑब्लिकली लेते हैं जब भी आती है, ठीक है। ऑब्लिकली मतलब हम लोग टेढ़ी लाइन लेते हैं ऐसे करके। तो ये इंसिडेंट हुई, जहाँ पे भी इंसिडेंट हुई है हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। अब जा किस रही है, एयर से ग्लास। एयर क्या होगा, एयर में स्पीड तेज़ होगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, उतना उसके रास्ते में कोई आएगा नहीं। लेकिन ग्लास स्लैब एक सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल पास होते हैं। तो ऐसे समझ लो ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो उसमें उसको आने में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा बेचारा। तो इसमें डेंसर है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गया, अचानक से धीरे हो गई, तो बेंडिंग दिखाई देगी, रिफ्रैक्शन दिखाएगा। और हम बताए थे कि रेयर से डेंसर जाने पे दूर जाता है, तो इसका ओरिजिनल पाथ जो होगा है ना, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे ये इंसिडेंट हो गया, जो भी यहाँ का रिफ्रैक्टेड रे था वो यहाँ के लिए इंसिडेंट बन चुका है। और जब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से फिर वो एक बार रिफ्रैक्शन करेगा, और डेंसर से जब वापस से ये एयर में आ रहा है तो मतलब फिर से रेयर में आ रहा है, तो यहाँ से ये वापस से दूर चला जाएगा, यहाँ पे दूर जाएगा और यहाँ पे नॉर्मल के पास जाएगा। देखो ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, और इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, तो नॉर्मल से दूर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले पाथ की बात हो गई, तो 2 बार हो गया, एक एंटर करते समय और एक बार लीव करते समय, 2 बार इसमें होता है। आगे चलते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या है। तो देखो ये जो थी वो इंसिडेंट थी, ये जो है वो रिफ्रैक्टेड है, और जो बाहर निकल गई उसको स्पेशल नाम दे दिया गया एमर्जेंट, जो पूरा बाहर निकल चुकी, एमर्जेंट रे कह दिया गया। तो ये देखा गया इस एक्सपेरिमेंट में कि जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है किसके, इंसिडेंट रे के। तो जब इंसिडेंट रे जब आया था, तो इंसिडेंट रे का अगर ओरिजिनल पाथ अगर ट्रैक करो तुम लोग, तो ये अगर वो रिफ्रैक्ट नहीं हुई होती तो ओरिजिनली वो क्या होती, ऐसे निकल रही होती, ठीक है। अब लेकिन जो निकली है, और मतलब जो रियल में निकली है ना, वो ये है। तो ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या लग रही है, दोनों पैरेलल लग रही है। तो वही देखा गया कि इमर्जेंट रे एक्चुअली पैरेलल होती है किसके, इंसिडेंट के। तो होता क्या है कि लाइट लग रहा है कि यहाँ से, लेकिन निकलती कहाँ है, यहाँ से आना चाहिए उसको, कहाँ से, यहाँ से। तो एक शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। ये जो शिफ्ट देखने के लिए हम लोग को मिलता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि वो डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तो जो साइड वे डिस्प्लेसमेंट, तो हट के ना हल्का सा साइड हो गई, तो ये जो साइड वे शिफ्ट है वो क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे। जितना मोटा तुम लोग ग्लास स्लैब लोगे उतना ही ज़्यादा क्या है, ये डिस्प्लेस या इसका वो शिफ्ट तुम लोग को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो जितनी थिकनेस होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ऑफ द ग्लास स्लैब। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। और हम लोग जैसे कि रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग लॉज को पढ़े थे, वैसे ही हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला लॉ वही सिमिलर टू रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होगी, तीनों की तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रही है। देखो यहाँ पे ये है इंसिडेंट रे, है ना, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है तुम्हारा नॉर्मल। ये सब के सब एक प्लेन लगाओगे ना, तो उसी सेम प्लेन पे ये लाई कर जाएगी। पहला लॉ ईजी है, वही सेम चीज़ है। अब दूसरा लॉ, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ के, अच्छा तुम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी तो पढ़ रहे होगे, साइन ऑफ एंगल, है ना। तो वही यहाँ पे साइन, वही वाला साइन आया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं जो बताने वाली हूँ ध्यान सुनना। तो कह रहा है किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मतलब अगर इस वाले से इस वाले का बात कर रहे हो, जैसे एयर टू तुम मान लो किसी ग्लास का बात कर रहे हो, तो किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए या किसी गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए, किसी पर्टिकुलर कलर के लिए जो रेशियो होता है, किसका रेशियो, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट का कौन सा रेशियो ले लेंगे, साइन का रेशियो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी कौन सा रेशियो ले लेंगे, साइन का। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड कर देना। इन दोनों को यदि डिवाइड करें तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ गया। और इसी अगर स्नेल्स लॉ भी पूछता है तो यही डिस्क्राइब करोगे, क्लियर। आगे चलते हैं, इजी टॉपिक था।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बनते हैं कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स जो अक्सर ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये मेज़र करता है कि हाउ मच अ मीडियम स्लो डाउन द लाइट। लाइट किसी मीडियम के अंदर यदि लाइट जब एंटर कर रही है तो उसको कितना स्लो डाउन कर रहा है। अब एक और चीज़ मेरी समझो बात कि अगर कोई भी मीडियम ही ना हो, ना तो एयर हो, ना तो यहाँ पे सॉलिड हो, ना तो गैस हो, गैस तो एयर में ही आ जाएगा, वाटर ले लो, और वाटर से मेरा मतलब है लिक्विड ले लो, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों मीडियम में कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर मैं वैक्यूम का बात करूं, है ना, मतलब हमारे स्पेस में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वैक्यूम में सबसे तेज़ आती है क्या, लाइट रे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है, उसके रास्ते में कोई है ही नहीं। लेकिन सॉलिड में हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं क्या, कि बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें जब लाइट आती है तो लाइट स्लो डाउन ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड में बहुत ज़्यादा सब पास पास होते हैं तो उसको आने में दिक्कत होती है। लिक्विड में थोड़े थोड़े गैप में होते हैं, तो उसमें जब आती है तो थोड़ा सा स्पीड उसकी तेज़ होती है। लेकिन जब गैस में आता है तो और थोड़े पार्टिकल्स और दूर दूर होने लगते हैं। तो गैस में तो सबसे तेज़ सॉलिड में है, फिर तुम्हारे लिक्विड में, और फिर तुम्हारे गैस में है, ठीक। तो कितना, अब ये स्लो डाउन तो समझ में आ रहा है, पर किस में कितना होगी ये हमको कौन बताता है, ये हमको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। अब दो तरह के इसको माने गए हैं हमारे बुक में, कि एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जब एब्सोल्यूट बताया गया तो बस समझो विद रिस्पेक्ट टू जब बात हो रहा है तो इसमें आ जाता है तुम्हारा एयर या वैक्यूम, ठीक है। और एक आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो एब्सोल्यूट वाला क्या बोलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, या वैक्यूम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट है। और ये यहाँ पे बस एयर आ गया है इसलिए इसको एब्सोल्यूट बोल दिया गया। और यही ये यदि यहाँ पर कोई और मीडियम टू मीडियम होता तो सिंपल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ध्यान से देखो कि किसको ऊपर किसको नीचे रखना है। जिस में जा रही होती है उसको पहली बात तो पहले बोलोगे। यहाँ पे 2n1 का मतलब, ये जो n21 का मतलब क्या हो जाता है, 2 पहले लिखा गया, इसका मतलब वो जा किस में रही है, 2 में जा रही है। और 1 उसके बाद लिखा जाए, मतलब किस में से होके जा रही है, 1 में से, मतलब वो एंटर कर रही है 2 में, और किसके कहाँ से होते हुए, 1 से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और जिस में जा रही होती है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, और जिस से जा रही होती है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक। ये वाली बात हो गई। आगे चलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, इसको देख लेते हैं इसको, कि हाईएस्ट जो इंडेक्स है, जितना ज़्यादा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उससे हमको क्या पता चलेगा कि वो मीडियम उतना ज़्यादा क्या है, डेंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में अक्सर इसी में अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है घुमा करके। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। डेंसर होगा मतलब स्पीड उसमें बड़ी मुश्किल से होके जाएगी, ठीक है, तो मतलब बहुत स्लो हो जाएगी, ऐसा बात। दूसरा, डायमंड का देखो बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42 है। इसका मतलब हाई वैल्यूज़ है ये, तो यानी कि ये वेरी डेंस है, ज़्यादा डेंस है। तो लाइट बेचारी क्राउल करते हुए, मतलब बेचारी क्राउल करते हुए जा रही है, ठीक है। अब बात का है, बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी का फ़र्क होता है। वज़न में भारी है इसका ये मतलब नहीं है कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि कैरोसिन जो है वो तुम लोग को पता होगा पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, मतलब उसका वज़न ज़्यादा नहीं है, तभी तो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है कैरोसिन का, क्या होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पानी। इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसर कौन है ना, जो मतलब लाइट को कहाँ जाओ मेहनत लगेगा जाने में, वो है कैरोसिन। कैरोसिन में बेचारे बहुत मुश्किल से होके जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर में थोड़ा ईजिली चला जाएगा। क्लियर? ये वाला पॉइंट्स कुछ देख लेना तुम लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो आता है हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो PYQs जो रिफ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे। कह रहा है डिफाइन करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग पढ़े ऊपर, डेफिनेशन छाप देना। आगे कह रहा है लाइट जो है वो एयर में इतनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में कितनी है, ग्लास की कितनी है, 1.5 है। तो आप मुझे बता दो कि स्पीड क्या होगी। अभी हम लोग स्पीड बाय स्पीड का रेशियो यहाँ पे पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। स्पीड बाय स्पीड का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलो उसको फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो कह रहा है, हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना।
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मान लो c मान लेते हैं, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम के लिए मैं m लिख दे रही हूँ, ठीक। अब कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, और कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, तो एयर में है 3 × 10⁸ है, और मीडियम क्या हो जाएगा, m ही रहने देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे डिवाइड में उसको उधर ले जाके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे m उधर लेके चले जाएंगे और 1.5 को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि ऊपर 0 भेज दे, तो 3/15 कर देंगे इसको, और एक 0 हम लोग ऊपर भेजे हैं, तो एक 0 8 में एक और जोड़ो 0 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसको काटो, हमको पता है 3 और 15 कट जाएंगे, कितना 1/5 हो जाएगा इंटू 10⁹, और 1/5 यदि तुम लोग डेसिमल में करना जानते हो, यदि पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा ऊपर, तो कितनी बार पे चला जाएगा, 2 बार पे। तो 0.2 इंटू है ना 0.2 इंटू 10⁹ होगी। इसको और एक इजी वे में कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग उसको 0 उस तरफ ना भेज के इसके पास भेज देते हैं, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार बैक जा रही हूँ, यहाँ पे समझना इस पॉइंट पे। तो अगर मैं ये बहुत इजी वाला पार्ट है, ठीक है। अगर तुम लोग नीचे डेसिमल है, यहाँ पे नीचे डेसिमल है, कितने का डेसिमल है, 1 का, तो एक 0 ऊपर कर दो, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। और यही ऊपर एक डेसिमल होता तो नीचे एक 0 लगा देते, डेसिमल कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो बस हम लोग वही यहाँ पे करने वाले हैं। तो मुझे बता दो कि हाँ, तो यहाँ पे ये 15 अगर मुझे लिखना होता है ना, तो ये मुझे 15 लिखना होता, तो एक डेसिमल हटाया, ऊपर एक 0 लगा दिया, इंटू 10⁸ हो गया। मुझे बताओ 15 के टर्म में 30 आता है, 2 बार पे आता है, 2 × 10⁸ हो गया। और ये हमारा क्या है, मीडियम के अंदर उसकी स्पीड जो है वो आ गई, क्योंकि m फॉर मैंने मीडियम के अंदर की स्पीड को लिया था। ये दोनों ही क्या थे, स्पीड के रेशियोज थे। क्लियर, बहुत इजी। आगे चलते हैं। स्नेल्स लॉ हम लोग कर चुके हैं, और वही है लेटरल शिफ्ट जो ग्लास में देखने के लिए मिलता है, डायग्राम से बता देना, और वो कैसे पैरेलल हो रहा है उसको दिखा देना। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है स्फेरिकल लेंस। जैसे कि हम लोग मिरर को पढ़े थे, वैसे ही अब लेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेंस थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, देखते हैं उसको ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। अब जैसे वहाँ पे कॉनकेव कन्वर्जिंग था, यहाँ पे कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, ठीक है। और कैसे पहचानेंगे, कॉन्वेक्स से थिकर होगा सेंटर पे थिक होगा, और जो ये होता है एज पे वो आके पतला हो जाएगा, और बीच में क्या होगा, मोटू सा होगा, ठीक। और कॉनकेव जो होता है वो क्या होता है, थिनर होता है, सेंटर की तरफ क्या होता है बेचारा, पतला, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बात करूँ कि F पॉजिटिव और F नेगेटिव की, तो तुम ऐसे समझो, हम लोग वही जो साइन कन्वेंशन पहले इस मिरर में भी पढ़ते आए हैं, वही वाला ध्यान देना, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं, तो लेफ्ट में रखते हैं, तो यहाँ पे भी लाइट रेस किधर से आएगी, लेफ्ट से, और इधर से भी लाइट रेस किधर से आएंगी, लेफ्ट से। अब बेचारा ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, तो इस सारे के सारी लाइट रे को यहाँ पे ला करके कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आई, यहाँ पे लाइट क्या हुआ, बेंडिंग दिखाएगा, रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड करके इस तरफ चली गई, ये भी बेंड करके इस तरफ चली गई, और सारे के सारे एक पॉइंट पे इकट्ठा हुआ है। तो जहाँ पे इकट्ठा होते हैं इसको फोकस कहते हैं, अभी इसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। और चूँकि ये लेंस का, जैसे उसमें हम लोग पोल को मानते थे, वैसे यहाँ पे ओ होता है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग एज अ ओरिजिन मान के चलते हैं। अब चूँकि फोकस इस तरफ बनी है, तो इस तरफ हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या मानी जाती है, पॉजिटिव। तो इसी वजह से F क्या है, पॉजिटिव है, किस में, कॉन्वेक्स में। अब लेकिन यहाँ पे क्या होती है, लाइट क्या होती है, डाइवर्ज कर गई, लाइट आई और डाइवर्ज कर गई, तो आगे तो कोई मिलने से रहा, जब नहीं मिल रहा है तो भाई पीछे खींच के लेकर आओ, मिलोगे कैसे नहीं, तो पीछे खींच के हम लोग लेकर आए, तो पीछे खींच के लेकर आए तो यहाँ पे मिल रही है। अब वैसे ही इसका भी ऑप्टिकल सेंटर ये होगा, और ये इस तरफ बन रही है, तो हम लोग पढ़े हैं ना साइन कन्वेंशन, ऐसे करके इस तरफ पॉजिटिव होती है, इस तरफ नेगेटिव होती है, तो इसका इस तरफ बन रहा है, तो F क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। अब ये याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आने वाला है ये। अब कुछ की टर्म्स हम लोग देख लेते हैं जो इसमें यूज़ होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर तो हम लोग बातों बातों में पढ़ लिए, क्या होता है,
सेंटर पॉइंट होता है किसका, लेंस का, जो लेंस है उसका सेंटर पॉइंट होता है इसमें, यहाँ पर होगा। ठीक, फिर प्रिंसिपल एक्सिस वही पुराना वाला, ठीक है, कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से पास होते हुए, अगर मान लो यहाँ पे बनाया तो सेंटर से पास होने वाली लाइन ये हो गई, सेंटर से पास होने लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, एपरेचर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस। लेंस का जो डायमीटर होता है इफेक्टिव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेचर कहते हैं। सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा देखने में भारी भरकम लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसको एनसीईआरटी से निकाला था, लेकिन तुम लोगों को उसको समझने से मतलब है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर होता है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग मिरर में भी देखे थे, तो स्फेयर का जो सेंटर होता है वो होता है सिंपल। अब ध्यान से देखो, जो लेंस बनता है वो एक्चुअली दो कर्वेचर से बनता है, एक ये जो एक स्फेयर यहाँ से बनाएगा, एक ये जो एक स्फेयर यहाँ से बनाएगा। मेरा मतलब है कि ये एक है तो ये भी एक यहाँ पे स्फेयर बना रहा होगा, और दूसरा वाला ये है तो ये भी भाई यहाँ पे स्फेयर बना रहा होगा। अब दो स्फेयर बन रहा है तो दो सेंटर होंगे, तो जिस भी कर्वेचर का वो पार्ट है उसका जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दो सेंटर्स होते हैं, इसलिए एक का नाम C1, एक का नाम C2। जो लेफ्ट में आएगा उसको 1, जो राइट में आएगा 2। तो मान लो ये इधर से इसका ये पार्ट है तो इसको मैंने C1 रख दिया, और ये इसका वाला पार्ट है तो इसका इस स्फेयर का सेंटर मान लो इसको C2 रख दिया। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का, तो बहुत सिंपल, जैसे कि हम लोग फोकस उसमें पढ़े थे कि जो भी लाइन रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको हम लोग बनाते हुए देखते हैं कि जो भी लाइन पैरेलल आएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके जो भी पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। रिफ्रैक्शन के बाद क्या कर देगी, ये कन्वर्ज कर जाएगी। यहाँ पे भी कन्वर्ज कर गई और यहाँ पे भी कन्वर्ज कर गई। तो जब वो कन्वर्ज कर रही होगी तो किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, इसी पॉइंट को हम, और ये पॉइंट होता कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा यहाँ पे ये जो F है वो प्रिंसिपल फोकस ही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट का, प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर के लिए। तो वापस से दो ठो हम लोग रेज ले लेते हैं। तो यहाँ से एक आ रही है, क्योंकि ये डेफिनेशन बोलता है कि हम लोग को प्रिंसिपल एक्सिस के वो दोनों रेस को क्या लेना है, पैरेलल। तो ये लिया और ये लिया। ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करती है, चूँकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्ज करेगी। ये कुछ इधर चली गई, इसका मन कर गया उधर चली गई, इसका मन कर गया उधर चल गई। तो क्या रियल लाइफ में कहीं मीट तो नहीं कर रही है? यदि मीट नहीं कर रही है तो हम कराएंगे ना, हम जब कराएंगे तो कहाँ आ जाएगी ये, तो फिर ये यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे मीट कर रही है और इसका लगेगा यहाँ पे। तो होता क्या है, थोड़ा सा गंदा बन गया, एक सेकेंड। तो ये लगता है कुछ ऐसे करके, है ना। तो ये बेचारी इधर डाइवर्ज की थी, ये इधर की थी, और यहाँ पे आके मिल गई। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट पीछे आके मिला, यही क्या कहलाता है, तुम्हारा फोकस, लेकिन किसका, कॉनकेव मिरर का। तो वही हम कहेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होती है, अपीयर टू डाइवर्ज, लगता है डाइवर्ज हो रही है, लेकिन कहाँ से, किसी ऐसे पॉइंट से। देखो यहाँ से ये डाइवर्जन यहाँ हो रहा है, लेकिन लग रहा है ना यहाँ से ही डाइवर्ज कर रही है, वही वाली बात होती है। अपीयर टू डाइवर्ज होती है ऐसे पॉइंट से, जिस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इजी। अच्छा, लेंस के पास दो फोकाई होता है, मतलब दो फोकस होता है। ठीक है, अब भाई ये जाहिर सी बात है, इधर भी फोकस होगा, इधर भी फोकस होगा। ठीक, तो एक को F1 एक को F2 ले लेंगे हम लोग, और जो डिस्टेंस होता है फोकस के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, वही मेरे पास क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर O को बोलते हैं। O जो होता है वो ये होता है, यहाँ पे इसका O है, यहाँ पे इसका O है। ठीक है, अब देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब वो 3 रूल जिससे हम लोग बनाने वाले हैं क्या, रे डायग्राम। तो कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए हम लोग देखने वाले हैं। दोनों के लिए रूल एक जैसे होता है ना। देखो पैरेलल आई है तो क्या कर जाएगी, फोकस कर जाएगी। तो इसको ले लेते हैं, यहाँ देखो ये पैरेलल आई है तो क्या कर जाएगी, फोकस से पास होके, पहला रूल। अब इसी का उल्टा कर दो कि फोकस से होके जा रही है तो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ठीक, पैरेलल आई थी तो फोकस से होके गई, फोकस आई तो पैरेलल हो गई। ठीक, यही दोनों यहाँ पे भी लग रहा है। देखो पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या हो जाएगा, फोकस से लगेगा कि फोकस से होके जा रही है, अपीयर टू। उस तरीके से ऐसा लगेगा कि फोकस पर आ रही है, फोकस पर आ रही है तो क्या हो जाएगी, यहाँ से पैरेलल हो जाएगी। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर बहुत ईजी, कि सी से जैसे आएगी बेचारी वैसे निकल जाएगी। सीधे आई थी, बिना बेंडिंग हुए जैसे आई थी वैसे निकल गई। उसी तरीके से जैसे इधर से आई थी वैसे निकल गए।
3 रूल, सिंपल रूल, इससे हम लोग रे डायग्राम बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना रे डायग्राम, है ना। बहुत टेंशन हो जाती है ना इसको देख के थोड़ी सी। चलो देखते हैं। तो कह रहा है एट इन्फिनिटी, हम लोग सीखे थे ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी रेज हमेशा कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो ले लेते हैं ना, कोई 2 हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को दिखा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इन्फिनिटी पे कहीं बैठा है वो। तो 2 पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल होगी तो क्या हो जाएगी, फोकस पे से गुजरेगी, पैरेलल होगी तो फोकस से गुजरेगी। ये हम लोग अभी रूल पढ़े थे, तो ध्यान से देखो। फोकस F2 पे बन रहा है, इसको हम लोग F1 माने हैं तो इसको F2 माने हैं, ठीक है। तो पैरेलल होगी तो क्या होगी, फोकस से गुजरेगी। और इसका साइज़ क्या होगा, इन्फिनिटी से अगर वो लाइट भेज रहा है तो बहुत बड़ी बॉडी होगी। और ये देखो पिद्दू सा बन रहा है, कोई हाइट ही नहीं है इसकी, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट साइज हो गई, ठीक। और रियल और इन्वर्टेड, मतलब रियल में मीट हुई ना, अपीयर टू मीट तो यहाँ पे कहानी है नहीं, तो रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। ये हो गया। आगे कह रहा है बिटवीन F2 एंड 2F2, ये है 2 वाले भाई साहब, सॉरी यहाँ पे ये है 1 वाले भाई साहब, और ये है 2 वाले, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी थी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, 2F2 पे के पीछे। अब इन्फिनिटी पे था तो हम कहीं बैठा नहीं पाए थे, अभी तो मैं यहाँ पे बैठा सकती हूँ ना इसके पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखो भाई, 3 में से कोई एक रूल का 2 रूल का इस्तेमाल करेंगे। पैरेलल आई तो क्या हो जाएगी, हाँ फोकस से पास करेगी। और अगर ओ मैं यहाँ पे ले लूँ ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, तो हम लोग को पता है ओ से यदि आ गए तो क्या हो जाएगा, ओ से बेचारी बिना डिफ्लेक्ट किए वो पास कर जाएगी, ठीक है। तो बिना डिफ्लेक्ट किए पास कर जाएगी। तो ये वाला हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। तो कह रहा है कि कहाँ बनेगी इमेज, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बनी है, कैसी है, बहुत छोटी है। देखो इसकी साइज़ देखो और इसका साइज़ देखो, दोनों में फ़र्क है ना, ये बड़ा है और ये उससे छोटा है, तो डिमिनिश बनी। और कैसे बन रही है, रियल में मीट कर रही है तो रियल है, और उल्टी बन रही है ना, देखो इन्वर्टेड है ना, उल्टा है। ये हो गया। अब आता है जब, अब इसकी एक पोजीशन देख ली हम लोग, कहाँ पे देख ली कि इन्फिनिटी कहीं होगा, फिर देख लिया अब इसके पीछे कहीं होगा। अब देखेंगे क्या कि इस पे कहीं होगा, तो यानी कि 2F1 पे देखेंगे। 2F1 ही एक्चुअली हमारा C होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसी को 2F इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर होता है, तो F और F मिला करके, ये F और ये F मिला करके इसको 2F लिख देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब 2F2 पे होता है, ये बड़ा मज़ेदार वाला है। इसमें क्या होता है कि अगर लाइट पैरेलल जा रही है तो क्या हो जाएगी, फोकस होके गुजर जाएगी। हाँ भाई, ये तो हम लोग सीखे ही थे। दूसरा क्या था, दूसरा हम लोग देखे थे कि अगर सेंटर से होते हुए जाएगी तो क्या हो जाएगी, सेंटर में मिल जाएगी। अच्छा, इसमें भी देख लो, यहाँ पे सेंटर से होकर जाएगी तो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आई। तो ये स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि इस वाले केस में सेम साइज बनता है। तो 2F1 पे था तो 2F2 पे बना, दोनों का साइज सेम है यहाँ पे। और कैसे बनी, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। रियल में मीट कर रही है और उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टा बन रहा है। ये हो गया। अब आते हैं कि इस पर भी बात हो गई हमारा। अब इन दोनों के बीच की बात कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की पोजिशन यहाँ पर रखते हैं तो भाई पैरेलल आएगी तो क्या हो जाएगी, फोकस होके गुजर जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर सेंटर से होते हुए जाएगी तो ये और दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ मीट कर रही है, बियॉन्ड 2F2, है ना। जैसा कि मैंने बताया था, इधर इधर 1 1 और इधर इधर 2 2, है ना, इधर इधर 1 1 और इधर इधर 2 2। तो यहाँ पे क्या बनी, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के उधर बन रही है, एनलार्ज बन रही है। देखो साफ साफ यहाँ पे ये छोटकू है और यहाँ पे ये इतना बड़ा सा है, एनलार्ज बन रही है और रियल और इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब बात आ रहा है कि जब वो F1 पे बने, अब इन दोनों के बीच में ही बात कर लिया था, अब यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। जब वो F1 पे बैठेगी तो F1 पे जब होगी तो क्या करेंगे, तो भाई हमको पता है पैरेलल आएगी तो क्या हो जाएगा, फोकस होके गुजर जाएगी, ठीक है। पैरेलल आएगी तो फोकस होकर गुजर जाएगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर ये माने तो भाई सीधे आएगी तो सीधे रह जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एकदम पैरेलल लग रहे हैं ना, और यदि ये पैरेलल है तो हमको पता है कभी मिलती है तो रियल दुनिया में भी नहीं मिलेगी, ना तो आगे करेंगे तो मिलेगी, ना तो पीछे करेंगे तो मिलने वाली है। तो ऐसे केस में इमेज ही नहीं बनेगा,
ठीक है, इमेज ही नहीं फाउंड होगा। ठीक है, ये एडिट किया गया है, इसका ध्यान रखना है, एनसीईआरटी इसको चेंज किया है। पहले हम लोग पढ़ते थे कि कहीं इन्फिनेटिव बनेगी, लेकिन अब इसको कहते हैं इमेज नॉट फाउंड। आगे चलते हैं कि बिटवीन जब F1 और O के बीच में हो, तो भाई ये 1 1 वाले हैं, ये O है, और ये 2 2 वाले हैं। ठीक, यहाँ पे ये 1 1 वाले हैं, ये 2 2 वाले हैं। अब कह रहा है कि जब F1 और O के बीच में है, तो मतलब कि यहाँ कहीं है, तो पैरेलल आएगा, है ना, तो क्या होगा, फोकस से पास कर जाएगा। हाँ भाई कर जाएगा। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि O से आएगा, तो O से आएगा तो कहीं यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, O से आएगा तो कहीं ऐसे चला जाएगा O से। अब ध्यान से देखो, रियल वर्ल्ड में तो ये नहीं मिलने वाले आगे जा करके, यदि आगे नहीं तो भाई हम तो जोड़ेंगे ना, हम तो उनको पीछे में लाएंगे कि कैसे नहीं मिलोगे भाई। तो ये हो गया इधर से और ये हो गया इधर से, पीछे जाके कहीं मिल रही है, तो जब पीछे जाके कहीं मिल रही है तो यहाँ पे आ गई इसकी इमेज। ठीक है, तो ये सेम साइड बन रही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या बन रही है, उसकी इमेज बन रही है। हाँ, अब ये देखो, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है, इनलार्ज बन रही है, हाँ भाई बड़ी बन रही है। और वर्चुअल और इरेक्ट है, क्या ये रियल में मिली थी ये रेस? नहीं ना, वो तो हम लोग पकड़ के मिलवाए ना उनको। तो ये कैसी इमेज होती है, ऐसे वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, और इरेक्ट है, देखो ये भी सीधा है, ये सीधे का सीधा बना है, यानी कि इरेक्ट है, उल्टा नहीं बना है। अब आगे चलते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे अब चल रहा है रे, जब कॉनकेव मिरर के लिए पूछा जाए, कॉनकेव, तो कॉनकेव के लिए हम लोग 2 ही केस पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो इन्फिनिटी पे होगी और एक कहीं भी रख लो, इन्फिनिटी से 0 के बीच में, यहाँ पे कहीं भी रख लो, इमेज यही बनने वाली है, इसलिए 2 ही केस। ठीक, तो देखो यहाँ पे कहते हैं कि इन्फिनिटी से हम लोग क्या पढ़े थे, इन्फिनिटी से कभी भी रे जो आती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। तो बनाते हैं भाई, पैरेलल बनाते हैं, और क्या हो जाएगी फिर पैरेलल से, अच्छा ये तो कन्वर्जिंग नहीं है, ये तो डाइवर्जिंग है, तो लाइट क्या हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज करेगी इधर से, और एक इधर से डाइवर्ज करेगी। तो अब भाई आगे नहीं मिल रही है तो पीछे तो हम लोग करके मिलाएंगे ना, तो मिलाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ, अकॉर्डिंग टू रूल भी हम लोग जानते हैं कि लगता है कि क्या फोकस से होके जा रही है। तो भाई यहाँ पे मिल रही है, तो कैसा बना, एट F1 बना, बताए थे ना, इधर वाले F1 है और इधर वाले F2 है, तो ये एट फोकस बना, पॉइंट साइज छुटकू सा बन रहा है, और वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि रियल में तो नहीं मिला ना, हम लोग ने मिलाया उसको, तो वर्चुअल और इरेक्ट है। अब बात करते हैं कि इन्फिनिटी से O के बीच में कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो, यही बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ रख लिया, तो क्या होगा, पैरेलल जो गई वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज होगी, और कुछ ऐसा डाइवर्ज होगी कि लगेगा कि कहाँ से आ रही है, लगेगा कि F से आ रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि O से जो जाएंगी, है ना, O से जो जाएगी वो जैसी थी बेचारी वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा O है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर। तो भाई ये देखो, क्या रियल लाइफ में मिल रहा है क्या, ये लोग नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा तो मिलाएंगे ना हम लोग, तो मिलाएंगे तो पीछे लेकर आएंगे। तो ध्यान से देखो, ये पीछे लेकर आने पे यहाँ पे और यहाँ से इस पॉइंट पे दोनों मिल रहा है ना, तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो हम लोग बना लेंगे एक छुटकू सा यहाँ पे। तो कैसा हुआ, बिटवीन F और O के बीच में बन रही है, हाँ भाई। क्या डिमिनिश बन रही है, हाँ छोटी बन रही है। और वर्चुअल और इरेक्ट है, हाँ भाई हम ही लोग पकड़ के मिलवाए, तो वर्चुअल और इरेक्ट तो होगी ना, है कि नहीं। तो ये वाला हो गया। अगला चलते हैं हम लोग, अब बात कर रहे हैं हम लोग उसमें, और अब आ रहा है साइन कन्वेंशन। ओ हो बहुत, अगर ये गड़बड़ तो भाई गया नहीं हमारे कल। ठीक, देखते हैं। अब ये चाहे ये वाले इसके लिए देखो, चाहे इसको इसके लिए देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला एक ही है। ठीक है, कि भाई जो भी इस तरफ होंगी वो पॉजिटिव डिस्टेंस होंगी, जो भी इस तरफ होंगी वो नेगेटिव डिस्टेंस होगी। सारा जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाता है, O से। ऊपर की तरफ होगी तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव। ये तो हम लोग जानते ही थे, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, ये सेम होता है। अब देखो, हमेशा लाइट रे तुमको लेना किधर से होता है, लेफ्ट टू राइट। हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। सेकंड पॉइंट देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि लाइट रे लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो बेचारा हमेशा बैठेगा लेफ्ट में, और लेफ्ट में होगा तो हमेशा जो डिस्टेंस होगी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, तीसरा देखो, फोकस हम लोग अभी भी पढ़े थे इसको बहुत अच्छे से। फोकल लेंथ किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए इस तरफ बनती है ना, तो F यहाँ पे लिए कॉन्वेक्स के लिए जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि इस तरफ है, और कॉनकेव की एस इधर बनती है ना,
तो इसके लिए क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, ये एक और चीज़ समझ लो, रियल इमेज जब भी बनेगी v की वैल्यू पॉजिटिव, और वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी v की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। और एक और ध्यान दो तुम लोग, क्या कि मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u था, तब 1/f आता है, इन दोनों का एडिशन होता है, बट यहाँ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मिरर में पॉजिटिव, लेंस में नेगेटिव, ठीक। v क्या होता है हमारा, इमेज डिस्टेंस, u मेरा ऑब्जेक्ट, और f वही पुराना फोकल लेंथ। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है भाई साहब, कहाँ आ गए हम लोग, तो आते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है कि जो रेशियो है इमेज की, ठीक है, मैग्निफिकेशन हाइट से हाइट का भी रेशियो होता है, डिस्टेंस से डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। तो ऊपर हमेशा इमेज डिस्टेंस होती है और नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। h'/h का जो रेशियो होता है वो भी मैग्निफिकेशन है, और v/u जो होता है वो भी क्या होता है, मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, जब हम लोग मिरर के लिए कर रहे थे तो यहाँ पे -v/u था, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव है मतलब कैसी इमेज है, रियल है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। इसको तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि हमको v की वैल्यू क्या पता थी, v की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कब होगी, रियल में। तो पॉजिटिव अगर रियल में होगी तो ये पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मुझे बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू रियल के लिए क्या आ गई, नेगेटिव आ गई कि नहीं आ गई। सिमिलरली अगर वर्चुअल होता तो ये नेगेटिव होती और नीचे वाले पे नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब वर्चुअल होगी, ठीक है। ये अगर इन केस तुम लोग भूल गए तो याद रखना। अब अगर ग्रेटर देन 1 है, मैंने बताया था पिछली बार भी, 1 से बड़ा मतलब मैग्नीफाइड, 1 से छोटा m की वैल्यू मतलब डिमिनिश, और एग्जैक्ट 1 की मतलब होती है सेम साइज का बनना, ठीक। तो अगर m की वैल्यू -2 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस हमको ये बताता है कि ये रियल है, ठीक। और रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, और 2 हमको क्या बनाना है, दुगनी साइज की बनी है, बड़ी बनी है, मैग्नीफाइड बनी है, ठीक। ये तो रहा मैग्निफिकेशन की कहानी। अब हम लोग शुरू करते हैं पावर ऑफ लेंस की कहानी, देख लेते हैं पावर ऑफ लेंस क्या कह रहा है हमसे। तो ये कहता है कि जो एबिलिटी होती है लेंस की कि वो कन्वर्ज कर ले या डाइवर्ज कर दे लाइट को, वही उसकी पावर होती है। जितनी शॉर्ट उसकी फोकल लेंथ होती है, एफ की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा उसकी पावर होगी। इसको याद रखना है, यानी कि इन्वर्स का रिलेशन है, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है। F इज़ व्हाट, फोकल लेंथ, ठीक। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की SI यूनिट होता है ना, तो पावर की SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, D से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक डायोप्टर कब आएगी, तुम बताओ। P इज इक्वल्स टू 1/f था, P की वैल्यू 1 डायोप्टर कब आएगी, जब F की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रही होगी। और F को हमेशा किस में नापते हैं, मीटर। तो अगर मैं कहूँ कि 1 m की पावर -1 जो होगा वो उसका क्या होगा, डायोप्टर का, एक डायोप्टर का वैल्यू है। F को हमेशा हमको मीटर में रखना है, ये भी ध्यान रखना। कॉनकेव के लिए पावर हमेशा पॉजिटिव, हाँ आता है ना, +d का मतलब क्या है, माइनस, जैसे +2d अगर आ रही है, -2d अगर आ रही है, तो इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखना, अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमेशा कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स। और अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव होगा। तो अगर +2 प्रिस्क्राइब किया गया हम लोग को, तो प्लस हमको क्या दिख रहा है, पावर अगर हमारा प्लस में है, चश्मे का पावर अगर हमारा प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे चश्मे में कौन सा लेंस यूज़ हुआ है, कॉन्वेक्स यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू देखनी होगी हम लोग को, तो वो कितनी है, 0.5, ठीक है। क्योंकि प्लस जो 2 वैल्यू आई है वो फोकल लेंथ 1, ये कैसे आई है, इसी का न्यूमेरिकल आगे चल के करते हैं, ठीक है। देखो आगे मैंने दिया है इसी का न्यूमेरिकल। तो देखो जितने भी फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम का आएगा। और होगा क्या, इसमें सारे फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है लेंस में, हम लोग थोड़ा टफ लगता है ना, तो मैंने एक पेज कर दिया है, ये तुम लोग अपने से एक बार देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, PYQs जो हमारे आए थे, ठीक है, PYQs जो हमारे आए थे लेंस पे, अभी हम लोग वो सॉल्व करना सीखेंगे। तो कह क्या रहा है हमसे कि ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर है, किससे, कॉन्वेक्स। अब U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला, हमेशा नेगेटिव होगा, -12 मान लेते हैं। कह रहा फोकल क्या है उसका, फोकल लेंथ 15। अब इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, डिपेंड करता है कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का हमेशा उधर बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई साहब। ये भी हो गया और ये भी हो गया।
तो कह रहा है इमेज की पोजीशन बता दीजिए, नेचर बता दीजिए और मैग्नीफिकेशन बता दीजिए। कर लेते हैं। हम लोग को पता है मिरर फार्मूला नहीं, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। v की वैल्यू हमको नहीं पता, वैसे ही छोड़ देंगे। u की वैल्यू हमको पता है कितना, 12 है, और f की वैल्यू कितनी है, 15 है। अब बेचारा ये माइनस माइनस क्या बना देंगे, मिलके प्लस बना देंगे, और प्लस उधर जाके क्या बना देगा, 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/15 माइनस 1/12। अब 1/15 माइनस 1/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही मेरी 1/v की वैल्यू है। 15 और 12 का अगर मुझे निकालना हो तो फट से कर लेते हैं ना, 15 और 12 का रेशियो निकाल दो। सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, 3 की टेबल से 5 बार पे, 3 की टेबल से 4 बार पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ गया। इधर से करो तो भी 60 आएगा, इधर से करो तो भी 60 आएगा, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा 60 होगा। ठीक है, 15 की टेबल से 4 बार पे और 12 की टेबल से 5 बार पे आ गया इसकी वैल्यू -1/60। तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग इसका कर देंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -60। -60 ये उसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। पोजीशन तो आ गई भैया, हमारा निकल गया ये। अब आता है नेचर। v की वैल्यू मैंने बताया था, v की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ इस चार्ट से देखो v की वैल्यू नेगेटिव किस केस में होती है, वर्चुअल के केस में होती है। तो बस यहाँ से इसको ये क्या बता रहा है मेरे को कि ये वर्चुअल है, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका मैग्नीफिकेशन। अब भाई हाइट तो दे नहीं रखा है, तो हम लोग v/u से ही इसका रेशो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस से ही निकालेंगे। v की वैल्यू हमारे पास आ गई है -60, u की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता था कितना, -12, दोनों को डिवाइड किए भाई 5 और भी प्लस का 5। देखो मैग्नीफिकेशन से भी तुम लोग नेचर पता कर सकते थे, प्लस आई है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस कब होती है, देखो वर्चुअल है, चाहे वैसा देखो वैसे देखो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, v से देखो चाहे m से देखो, वैल्यू तुम्हारी वही आने वाली है। तो ये वाला हो गया, हमारा बात बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलता है। देखो यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी ट्विस्टेड फॉर्म में इसको पूछा गया है। देखो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स की कॉन्केव, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस क्या माइनस, तो हमको पता है कॉन्वेक्स हमेशा उस तरफ बनाता है, तो प्लस का 30 आएगा। ठीक है, ये हेडन था इसमें। अब कह रहा है कि जो कन्वर्जिंग है फॉर्म कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफिकेशन, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 टाइम्स मतलब 3 आ रही है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है इमेज कैसी है। तो इमेज कह रहा है कि ऑन स्क्रीन बन रही है। ऑन स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि रियल बन रही है, और रियल अगर बन रही होती है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू रियल के लिए क्या होती है, देखो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू रियल के लिए क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो भैया हम इसको क्या ले लेंगे, माइनस। यही सब छोटी छोटी बातें जो हम लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब कह रहा है कि फोकल लेंथ इसकी ये हो गई, इसका ये हो गया। हमको क्या निकालना है, u की वैल्यू बता दीजिए आप कितना होगा। अब यहाँ पे भैया हमारे पास v दिया नहीं है, लेकिन u पूछ लिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हमको पता है मैग्नीफिकेशन दिया, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमको पता है वो क्या है, v/u। m की वैल्यू -3, v की वैल्यू नहीं पता भाई, u की वैल्यू नहीं पता, तो v की वैल्यू अगर मुझे, हमें ऑब्जेक्ट निकालना था ना, तो मुझे बताओ कि यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो -3 और जो डिवाइड में था यहाँ पे ये वाला हिस्सा, उधर जा क्या बना देगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा u। ठीक, v की वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला। हमको पता है कि 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f, लेंस फार्मूला। v की वैल्यू अभी अभी हमको उसको u के फॉर्म में ले आ दी है, क्योंकि हमको v की वैल्यू नहीं पता था, पर हमको v की वैल्यू में यहाँ से कितना निकाल लिए, -3u। ये क्या है, u की नहीं पता, u को u ही रहने दो। और f की वैल्यू कितना लिया है, 30 लिया है। ठीक है भाई साहब, अब u जो है एलसीएम लोगे तो u ही आएगा कॉमन चीज़, और बाकी 3 है तो 3 यहाँ पे ले लेंगे। जो भी नेगेटिव डिनोमिनेटर में ना, उसको ऊपर नोमिनेटर में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये 3u से डिवाइड होगा तो 1 ही देगा, और अगर ये वाला u डिवाइड होगा u से u तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। और क्या है, 1/30। ठीक है, तो माइनस माइनस ऊपर प्लस कर देंगे, 3u हो गया, 1/30 हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 का मल्टीप्लाई 30 से हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3u से। तो u की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, रुको इसको इस तरफ लिख देती हूँ, u की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये इधर ही है, -4 × 30, -4 ×
30 और जो 3 यहाँ का दिख रहा है जो मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 के टेबल में 30 10 बार पे कट गया, -40 आ गई तुम्हारी u की वैल्यू। और हमें क्या ही चाहिए था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए था, हमें मिल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, ईजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग जो किए थे कि इसका नेचर बता दिए थे। एक और चीज़ कह दोगे कि मैग्नीफाइड बनी है। ठीक है, इमेज कैसे बनी है, मैग्नीफाइड बनी है। ठीक, आगे चलते हैं, पावर की बात करते हैं। पावर अभी भी हम लोग पढ़े थे, क्या होता है 1/f। यदि f दिया है तो पावर निकल गया। f की वैल्यू कितने दिया है, माइनस, तो हम लोग भी रख देंगे -50। पर क्या हम 50 इसको रख सकते हैं, देखो यहीं पे होता मिस्टेक। सेंटीमीटर में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे चार्ट में कि हमेशा f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मीटर में। तो कर लेते हैं ना सेंटीमीटर को मीटर में। हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 100 से क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब 2 0 का मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, 2 डेसिमल आ जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, ये क्या मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पावर की बात करेंगे तो 1/f रखना है, तो 1/f की वैल्यू अभी भी है 0.5। वही पुराना वाला हम लोग करेंगे तरीका कि नीचे जितना डेसिमल ऊपर उतना 0। तो 1 का डेसिमल, देखो यहाँ पे 1 का डेसिमल है तो ऊपर कितना 0 ला दोगे, 1, तो ये आ जाएगा 1 का 0, तो ये 5। और दोनों को डिवाइड, अच्छा हमारा माइनस गायब हो गया यहाँ से, देखो ये माइनस है तो यहाँ पे ये भी माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी माइनस है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और पावर है तो यूनिट क्या होगी, डायोप्टर। ठीक है, तो पावर कितनी आ जाएगी ये। अच्छा, पावर अगर नेगेटिव आ रही है तो हमको क्या सजेशन मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना, पावर की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी पावर की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब वो कॉनकेव मिरर हो। अगर तुमसे यहाँ पे पूछ देता कि मिरर कौन सा है तो कौन सा मिरर बताते, कॉनकेव। ठीक है, ये वाला हो गया था, क्या बताते कि तुम कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव है। आगे चलते हैं, ये तो कह रहा था कि रे डायग्राम, हाँ मैंने इसको ऐड किया ना क्योंकि रिपीटेटिवली ये दोनों की पोजीशन के बारे में रे डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी बता दो और एफ और ओ के बीच में बता दो। तो रे डायग्राम तुम लोग पढ़े हैं, तुम लोग आराम से कर लोगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा तुम लोग का और बढ़िया हो जाएगा सब। ठीक है, पढ़ते रहो, ऑल दी बेस्ट तुम लोग को, बाय बाय।